हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद पांडे और मैं स्वागत करता हूं हमेशा की तरह आप सबका मैथ्स बोल्ड क्लासेस में। जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम एमपी पटवारी में पूछे गए जितने भी मैथ्स के इम्पोर्टेंट सवाल हैं हम उनका एनालिसिस करते हैं। और इस सीरीज़ के अब तक 10 वीडियोस आ चुके हैं, आज ये 11वां हिस्सा है। तो दोस्तों, जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाइए, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि जो अभी कल के आए हुए सवाल हैं उनको हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसे सवाल हैं जिससे कि बच्चे परेशान हुए हैं, उनका हम अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे, उनको कितने अच्छे ढंग से किया जा सके, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से या कॉन्सेप्चुअल तरीके से, जिस तरीके से भी किए जा सके हम देखते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, बिना कोई भी वक्त फालतू का जाया किए हुए हम चलते हैं अपने वीडियो की शुरुआत पे। तो आज का पहला सवाल है बच्चों, ध्यान से देखिएगा सवाल क्या है। ठीक है, पटवारी का ये सवाल है कल का। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर बड़े से बड़ा समषटभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का कितना प्रतिशत होगा? द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेगुलर हेक्सागोन इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज व्हाट परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, मतलब स्टोरी कुछ ऐसी है कि आपके पास एक कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, यानी कि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, मतलब ये भी और ये भी, ये तीनों की तीनों भुजाएं सेम होती हो, सेम लेंथ की। ठीक है, इसके अंदर क्या है, समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बड़े से बड़ा समषटभुज मतलब हेक्सागोन। तो देखिए, ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल के अंदर एक हेक्सागोन करना है। तो देखिए हेक्सागोन कैसे बनेगा, इसको बल्कि मैं दूसरे कलर से बना के दिखाता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ध्यान से देखिएगा बच्चों, पहला हो गया ये, इसको कुछ यूं करिए। ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया मैंने। दूसरा हो गया ये। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और इन दोनों को ये आपका, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह का फिगर, रीजनिंग में आपने इस तरह के फिगर्स पढ़े ही होंगे। ठीक है ना, ये रेगुलर हेक्सागोन कैसे कह सकते हैं, ध्यान से देखिए। एक साइड क्या हो गया ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, हेक्सागोन या समषटभुज जो होता है उसके अंदर आपका कितनी भुजाएं होती हैं? 6 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पूछा है कि ये जो हेक्सागोन है, ये जो समषटभुज है, ये इस पूरे ट्रायंगल का, पूरे त्रिभुज का कितना इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो क्या करना है, ध्यान से देखिए। टोटल कितने हिस्से में बटा, आप ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हिस्सों में बटा है। मतलब त्रिभुज को, पूरे त्रिभुज को कितने हिस्से में बांटा गया है? 9। तो 9 हो गया त्रिभुज का। ठीक है, और समषटभुज यानी कि इस हेक्सागोन का कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया ऊपर, और प्रतिशत में बताना है तो इंटू 100। ठीक है, ये 3 का 2 बार में जाएगा, 3 का 3 बार में, यानी कि 2/3 इंटू 100, यानी कि 66 2/3% हो गया आपके पास आंसर। समझ में आया दोस्तों? कैसा लगा ये सवाल? ये पटवारी का पूछा हुआ सवाल है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। इस तरह का सवाल यदि आइंदा पूछे तो यही कॉन्सेप्ट आप लगाइएगा। क्लियर है? समझ में आया? बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। अब दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है, बेहद ही प्यारा सवाल है पटवारी का। देखिए सवाल पूछा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है? 400। यदि पहली और अंतिम संख्या 100 एवं 400 है और बीच की 3 संख्याएं क्रमागत संख्या है। ठीक, क्रमागत संख्या सबको पता है, तो चौथी संख्या क्या होगी? ठीक, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 400 इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर 100 and 400 respectively and the middle terms between them are consecutive numbers, then what will be the fourth number? ठीक है, आराम से देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, कोई भी टफ सवाल नहीं है। ठीक है, देखो 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 400। तो संख्याओं का योग क्या होगा? अगर संख्याओं के योग के बारे में बात करेंगे तो क्या ये 5 × 400 मतलब कि
2000 नहीं हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिए। पहला क्या है, 100 है, इसके बाद बीच में 3 है आपकी क्रमागत संख्या है, समझ में आ रहा है, और आखिरी संख्या क्या दिया है बच्चों, 400। ये आपके पास पूरा केस हिस्ट्री है, ठीक है। अब इन पूरी संख्याओं का योग बच्चों कितना है, 2000 हो गया। उसके बाद बोला है कि पहली और आखिरी संख्या क्या है, 100 एवं 400, ठीक। बीच की तीनों संख्याएं क्या है, क्रमागत है, क्लियर। तो हमें बताना है ये वाली संख्या, चौथी संख्या। आई होप सवाल सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो 100 और 400 को हम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500, ठीक है। अब 500 को अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जा रहा है बच्चों, 1500। मतलब कि इन तीनों का योग, जो क्रमागत संख्याएं हैं उन तीनों का योग बच्चों कितना है, 1500। और आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि क्रमागत संख्याओं के केस में जो औसत होता है वो हमेशा बीच की संख्या होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 1500 का हम निकाल देते हैं औसत। ये तीन संख्याओं का योग है तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 1500/3, यानी कि क्या हो गया, 500। कहने का मतलब कि ये जो बीच वाला पद है ये बच्चों कितना आया, 500, ठीक। क्योंकि औसत जो होता है क्रमागत संख्या का वो बीच का पद होता है, तो ये हो गया 500। और क्रमागत है तो इसके पहले इससे एक कम होगा कितना, 499, और ये क्या हो जाएगा, एक ज्यादा, मतलब 501। पूछा क्या है, चौथा पद, तो आपका आंसर क्या हो गया, 501, है ना। अच्छा कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट बच्चों पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर दीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इतनी सी इसकी कहानी थी, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल ध्यान से देखिए, ठीक है। नंबर सिस्टम का सवाल है। इस संख्या में, ठीक है, 7932817 संख्या है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 8 से विभाजित हो जाए, ठीक है। बड़ा ही सरल सा सवाल है, देखिए क्या है, 7932817। इसे ऐसी किस संख्या से इसका योग किया जाए, जोड़ा जाए कि ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। आपको बच्चों पता होगा कि 8 से विभाजित होने के लिए जो सबसे मेन कंडीशन होती है वो क्या होती है कि दी गई संख्या का आपको आखिरी की 3 संख्या लेना होता है, ठीक है। आखिरी की 3 संख्या क्या है, 817। ध्यान से देखिएगा। अब 817 अगर आप करेंगे तो 8 का 10 बार में करेंगे 80 हो गया, 1 और 7 कितना हो गया, 8 दूनी 16, यानी कि 1 बच रहा है, ठीक है। अगर 817 है, इसमें हम ऐसा क्या जोड़े, ठीक है। मान लीजिए मैं x की बात कर रहा हूं, x हम जोड़ रहे हैं ताकि ये पूरा का पूरा 8 से विभाजित हो जाए। तो अगर आप देखेंगे 817 है, ठीक है। हम इसमें अगर 7 और 6 13 7 7, x का मान अगर 7 हो, ठीक है। ध्यान से देखिए, इधर मैं समझा दे रहा हूं, 817, ठीक है। ये 817 अगर मैं कर दूं इसको 824, तो 8 का एक बार में 8 चला जाएगा और 24 है तो क्या 8 का 3 बार में 24 हो जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो x का मान क्या हो सकता है, 7। तो आपका आंसर आ गया 7, ठीक है। बल्कि अगर देखा जाए तो इस सवाल को लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप यूं ही देख के बता सकते थे कि 817 है। किसी भी संख्या का आपको आखिरी की 3 संख्या देखना है तो 817 संख्या मिली। 817 में हम क्या जोड़ेंगे कि ये पूरा का पूरा 8 से भाग हो जाए, तो 17 दिया है, 8 का फिर भाग में दूसरे में 16 आता है और तीसरे में क्या आता है, 24। तो 17 24 से कितना कम है, 7 कम है, तो आपने लिख दिया 7, तो आंसर हो गया 7। समझ में आया। इसको वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं थी, ओरली ही आप आंसर कर सकते थे ऑप्शन देख करके भी, ठीक है ना। तो ये था आपके पास कॉन्सेप्ट सवाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगले सवाल पे बढ़ते हैं। मैं इस सवाल को बड़ा ही प्रचंड सवाल कहूंगा, ठीक है। प्रचंड सवाल कैसे, आइए देखते हैं। सवाल पूछा है कि पुत्र की आयु दी है 2x और माता की आयु दी है 7x, ठीक है, मतलब वर्तमान आयु है। जब पुत्र की आयु 6x हो जाएगी तो माता की आयु क्या होगी, ठीक है। अब देखिए, मैं एक तरफ लिख देता हूं सन मतलब पुत्र और एक तरफ लिख देता हूं मदर, क्लियर है। सन की आयु अभी क्या दी हुई है, 2x, और जब 2x है तो कितना है, 7x। तो सवाल पूछ रहा है कि जब पुत्र की आयु 6x हो जाएगी तो फिर माता की आयु क्या होगी, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो ये 2x है, ये 6x है, तो यहाँ पे आप कितने गुणा करेंगे, इंटू 3। तो इंटू 3 का गुणा किए तो यहाँ भी इंटू 3 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21x, ठीक है। समझ में आ रहा है।
लेकिन बच्चों आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ही प्रचंड गलती है, ठीक है, ये सरासर गलत है। अगर आपने इस तरह से किया होगा तो आपका आंसर गलत है, इस तरह से करना नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको एक चीज पता होगा कि समय सभी के लिए बराबर होता है। अगर दो लोग हैं, अगर 2 साल, अगर किस एक का एज अगर 15 साल है, दूसरे का 17 साल है, और मैं बोलता हूं कि 2 साल के बाद उनकी आयु क्या होगी, तो 15 साल वाला कितना हो जाएगा, 17 साल का, और 17 साल वाला कितने का हो जाएगा, 19 साल का। मतलब आप समझ पा रहे हो कि जो 2 साल बढ़ा है तो दोनों के लिए बराबरी से बढ़ा है। तो यही कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, यहाँ पे फॉलो होता है, ठीक है। इसमें गुणा करने की गलती मत करिएगा कि ये 2x दिख रहा है, ये 6x दिख रहा है, तो 2 को 3 से गुणा कर देंगे तो अपना आंसर इस तरह से अगले वाले का आ जाएगा, सरासर गलत है, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। फिर से हम उसी इंफॉर्मेशन को लिखते हैं, ठीक है। देखो सन हो गया, मदर हो गई, ठीक है। 2x दिया है और 2x के समय माँ का एज क्या है, 7x, ठीक है। अब सन का एज जब 6x हो जा रहा है तो पूछ रहा है कि माँ की आयु क्या होगी, ठीक है। 2x है, यहाँ पे जब मैं अगर 4x को जोड़ूंगा बच्चों तो ये आपके पास जाएगा 6x। तो अगर 4x इसका बढ़ा है तो 4x इसका भी बढ़ेगा, इससे कौन सी दुश्मनी है भाई, ठीक है। तो 7x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 11x, और ये है आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये सवाल है सरल भाषा में दिया हुआ, लेकिन गलती होने के पूरे चांसेस हैं। तो इस तरह के सवाल को ध्यान से नोट कर लो, देख लो। अगर आने वाली शिफ्ट में आपका सवाल आता है तो जरूर इस बात पे ध्यान दीजिएगा, और वो ऑप्शन भी दिया होगा, ठीक है। तो इस गलती से बचिएगा, ठीक है। अगले सवाल पे दोस्तों बढ़ने के पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि पटवारी के जो सवाल आ रहे हैं मैथ्स के, वो डुएबल सवाल है, ठीक है। तो आप पैनिक मत होइए, अच्छा खासा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। आने वाले शिफ्ट में आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, बिलीव मी। अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, अनाप शनाप तरह के एनालिसिस मत देखिए, उससे कोई मतलब नहीं। आपकी तैयारी पूरी है, अच्छी खासी है, तो वो कॉन्फिडेंस रखे रहिए। और जो भी आपको देखना है एग्जाम खत्म होने के बाद आप देखिएगा, ठीक है। एग्जाम के पहले तक सीधे सीधे आपका फोकस होना चाहिए कि आप एग्जाम दीजिए, एग्जाम सेंटर में आप जाइए, एग्जाम दीजिए और अपना 110% देके आइए। जब आप एग्जाम देकर के बाहर आ जाएंगे तो उसके बाद आपको दुनिया भर का जितना एनालिसिस देखना है आप देखिए, लेकिन उसके पहले आपने हल्का फुल्का एनालिसिस देख लिया होगा, वो ठीक है, लेकिन एनालिसिस अलग से आप बिल्कुल मत देखिए। आपको देखना है तो आप बस क्वेश्चंस देखिए जो आए हुए हैं, और उससे ढेर सारा प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। पटवारी का देखते हैं, ये परसेंटेज के ऊपर पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। ये नीचे वाला ऑप्शन है, ये आप a प्लस बी बराबर बी दिया है, इसको मैं साइड में भी लिख दे रहा हूँ। फोर्थ ऑप्शन है a प्लस बी बराबर बी, ठीक है। अब पहले सवाल देख लेते हैं, ठीक है ना। यदि a प्लस बी का c% बराबर b प्लस c का a% है और a का 4% बराबर b का 6% है, तो कौन सा निष्कर्ष सही है, ठीक है। मतलब आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है, ठीक। मतलब c% ऑफ a प्लस बी बराबर ये, ठीक है। सवाल को शुरू करते हैं। जो जो इंफॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है सबसे पहले हम उससे हम निष्कर्ष निकालते जाते हैं, क्या क्या रिजल्ट आता है, ठीक है ना। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला चीज क्या दिया है कि c% ऑफ a प्लस बी बराबर क्या दिया है, a% ऑफ b प्लस सी। ध्यान से देखिएगा बच्चों, परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सी ए प्लस सी बी बराबर ए बी प्लस ए सी होगा कि नहीं बच्चों, ठीक है। सी ए और ए सी कट गया, मतलब क्या हो गया आपके पास, सी बी बराबर ए बी, बी से बी कट गया, मतलब कुल मिलाकर के आपके पास क्या रिजल्ट आया, ए बराबर सी। ये हो गया पहले वाले इक्वेशन से आपके पास आया ए बराबर सी, ठीक है। अब दूसरे वाले से भी बात कर लेते हैं, 4% ए बराबर 6% बी, ठीक है। 4% ए बराबर 6% बी, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, मतलब ए बटे बी अगर मैं लिखना चाहूंगा तो क्या हो गया, 6/4, तो ये 2 का 3 बार में, 2 का 2 बार में, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ए बाई बी बराबर 3/2। समझ में आया। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ए किसके बराबर हो गया, 3 यूनिट के बराबर, बी किसके बराबर हो गया, 2 यूनिट के बराबर, और यहाँ पे ए बराबर सी दिया हुआ है,
ए का मान कितना है 3, तो ए बराबर सी कितना हो गया 3 यूनिट। ठीक है, यहां तक स्टोरी पूरा क्लियर हुआ। ठीक, तो अपने पास दोनों इंफॉर्मेशन से ये दोनों बातें क्लियर है, पहला ये और दूसरा ये। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से हम चेक करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहला देखते हैं, a माइनस बी बराबर सी का 25%। a माइनस बी कितना हो गया, 3 माइनस 2 बराबर हो गया 1, बराबर सी कितना है बच्चों 3, 3 का 25% मतलब 1/4, तो ये तो किसी कीमत पर होने से पॉइंट में आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन अपना पहला दिख गया जो सही हो गया वही अपना आंसर है। a प्लस बी बराबर बी का 250%। a प्लस बी बच्चों कितना हो गया, मतलब लेफ्ट साइड में अपना कितना आ गया 5। ठीक है, ये है लेफ्ट साइड। अब राइट साइड भी अगर उतना आ जाए बराबर हो जाएगा तो आंसर मिल गया। b कितना है 2, 2 का 250% यानी कि 250/100 हो गया, 0 से 0 कट गया, 5 का 2 बार में, 5 का 5 बार में, 2 से 2 कट गया, तो कुल मिलाकर अल्टीमेटली बचा क्या 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर है, तो अपना फाइनल आंसर हो गया सेकंड वाला a प्लस बी का 250%। ठीक है, समझ में आया। ये था बच्चों सवाल, ऐसा ही सवाल पूछा गया था। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, और आप देख भी पा रहे होंगे कि सवाल हो जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जिस तरह से बच्चे आके बाहर बता रहे हैं कि मतलब सवाल हो नहीं पा रहे हैं। जिन भी बच्चों का अच्छा खासा प्रैक्टिस है मैथ्स में, तो वो आसानी से सवाल को कर ले जाएंगे। कुछ सवाल में हो सकता है कि टाइम लगे, कैलकुलेटिव है जरूर, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो टाइम मैनेजमेंट भी आपका सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बच्चों जैसा कि आप सवाल देख पा रहे हैं, पूछा है 16008 में 6 का जातीय मान बताएं। माइक गिर गया। देखिए 16008 में 6 का जातीय मान बताना है। ठीक है, या फिर फाइंड द कास्ट वैल्यू ऑफ 6 इन 16008, जातीय मान या कास्ट वैल्यू। ठीक है, कास्ट वैल्यू बोल दिया है, शायद कई लोगों को ना पता हो, मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी में जातीय मान, ध्यान से लिखिएगा बच्चों, पेन और पेपर लेके जरूर बैठे रहिएगा, अगर नहीं बैठे हैं तो फायदा नहीं मिलेगा। जातीय मान हो या फिर कास्ट वैल्यू हो, और इसी को एक और नाम से जानते हैं, शायद अब आप लोग बता सकें, फेस वैल्यू। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं, चाहे जातीय मान लिखा रहे, चाहे कास्ट वैल्यू लिखा रहे, या फिर फेस वैल्यू लिखा रहे। इन तीनों का मतलब बच्चों एक ही होता है। और आपको ये बात पता होगी कि अगर जातीय मान पूछे या कास्ट वैल्यू पूछे या फेस वैल्यू पूछे, किसी भी संख्या का जातीय मान वो संख्या खुद होती है। ठीक है, जैसे इसमें पूछा है कि 6 का कास्ट वैल्यू इसमें क्या होगा, तो 6 का कास्ट वैल्यू 6 खुद ही होगा। ठीक है, समझ में आया। मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि किसी भी संख्या में, दी गई संख्या में, अगर उसमें से किसी भी संख्या के लिए जातीय मान पूछता है, तो जातीय मान किसी भी संख्या का वो संख्या खुद होती है, इसमें कोई अलग से सोचने की बात है ही नहीं। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है स्थानीय मान, तो इसके लिए मेरी वीडियोस बनी हुई है नंबर सिस्टम में, अगर आपकी इच्छा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ, थोड़ा माइक सेट कर लो। ठीक है, देखिए ये है सवाल आपका साधारण ब्याज पर। ठीक है ना, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, किसी निश्चित राशि पर 20% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज समान राशि पर 8% की दर से दोगुने समय के साधारण ब्याज के 55% के बराबर है, तो आर का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखते हैं इस सवाल को क्या करना है। मतलब देखिए हमारे पास दो केस दिए हुए हैं और दोनों का ब्याज जो है आपस में बराबर है। ठीक है, तो पहला केस लिखते हैं, निश्चित राशि, मतलब राशि नहीं पता, हम पी मान लेते हैं। किसी निश्चित राशि पर 20% की दर से कितने समय के लिए बोल रहा है, 2 साल के लिए। ठीक है, इसका साधारण ब्याज क्या है, मतलब रेट, साधारण ब्याज का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, ये किसके बराबर है, समान राशि पर, मतलब पी ही है, पर R% की दर से, यानी कि R की दर से दोगुने समय के लिए। यहां पे समय कितना है बच्चों, 2 साल, दोगुना समय मतलब क्या हो गया 4 साल। ठीक है, के साधारण ब्याज के 55% के बराबर है। ये हो गया साधारण ब्याज। ठीक है, ये क्या हो गया साधारण ब्याज, और इसी के 55% के बराबर है, यानी कि मतलब हो गया यू। समझ पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए
पी से पी कट गया, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अब देखो सॉल्व अगर किया जाए तो यहां पे क्या हो जाएगा, 40 बटे 4 और नीचे आ जाएगा 55%, तो परसेंट से ऊपर चला जाएगा इंटू 100। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? और यहाँ पे रह जाएगा आर। ठीक है, 20 दूनी 40, 40 बटे 4 इंटू 55 और ये ऊपर। ठीक है, ये 4 का 10 बार में जाएगा बच्चों। ठीक है, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 बटे 55। और सॉल्व करेंगे तो 5 का 11 बार में, 5 का 2 बार में 0 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 एक कम 11। ठीक है, और ये आपका 2 बटे 11। आई थिंक आंसर होगा ये। समझ में आ रहा है? 18 सही 2 बटे 11%। कुछ भी नहीं करना, आप देख पा रहे हैं दोनों का इंटरेस्ट क्या कहते हैं, बराबर है। एक का जो इंटरेस्ट है अगले वाले का वो उस इंटरेस्ट का 55% है। सॉल्व करेंगे तो आर का मान कितना है, 10 इंटू 100 बटे 55। सॉल्व करेंगे 18 सही 2 बटे 11%। समझ में आया बच्चों? ये था आपका आंसर। तो बच्चों अगर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही होगी, तो एक बार जरूर लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि आपको सेशन कैसा लगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि सवाल क्या पूछा है। इसी तरह के सवाल कुल मिला के पूछे जा रहे हैं, ज्यादा ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अब बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नाव और धारा पे ये सवाल है। सवाल है बच्चों, एक नाव की धारा के प्रतिकूल गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो नाव को धारा के अनुकूल 210 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो जो जो इंफॉर्मेशन दिया है हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। देखो प्रतिकूल बोला है मतलब उसके अगेंस्ट में, यानी कि अप स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड को मान लो हम v से डिनोट करते हैं, ये है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारी प्रतिकूल में गति है, अप स्ट्रीम स्पीड। धारा की गति, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको मैं मान लेता हूं y कितना दिया है बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फिर बोला है कि तो हमें टाइम बताना है, बोट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 210 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो हमको डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है कितना, 210 किलोमीटर, और वो भी किस में है, डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, ये क्या है, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और इसका हमको क्या बताना है, समय। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो आप एक चीज देख पा रहे हो, सभी चीज किलोमीटर में दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकंड को भी हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर देते हैं, यानी कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। 5 से 5 कटा, मतलब कुल मिला क्या आ गया बच्चों, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? सबसे पहला काम तो ये हो गया। अब देखिए समय निकालना है, तो समय बराबर क्या कहते हैं, दूरी बटे 4। डाउन स्ट्रीम है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। समझ में आ रहा है? या आप इसको ऐसे लिख दीजिए, d बाई यू। यू क्या है हमारा, डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस दिया है 210 किलोमीटर, यू निकाल लेते हैं। यू कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि धारा की जो चाल होती है वो क्या होता है, u माइनस वी बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, जहां ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम स्पीड है, और ये स्पीड ऑफ करंट है। समझ में आ रहा है? y का मान बच्चों कितना दिया है, 18, u निकालना है, v कितना दिया है 24 और बटे 2। समझ में आया? 18 दूनी कितना हो गया 36, तो u का मान क्या हो गया 36 और प्लस का हो गया 24। 6 4 10, 3 2 5 6, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया आपके पास u। समझ में आ रहा है? तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या जाएगा, 210 और दूरी दिया हुआ है, और 60 क्या है नीचे, u का मान, मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड का मान। 0 से 0 कट गया, 3 का 2 बार में, 3 का 7 बार में, मतलब कितना है आपके पास, 3.5 घंटे। ये है आंसर। समझ में आया? कुछ नहीं किए हैं, बस इस पे हमने u का मान निकाला है और अल्टीमेटली आंसर आ गया है 3.5 आवर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यही सवाल आपका एमपी पटवारी में हूबहू आया था, तो आप देख सकते हैं कि सवाल क्या है। किसी भी सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे पहले पूरा इंफॉर्मेशन अपने सामने लिख लीजिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि अप्रोच कैसे करना है। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं बच्चों अगला सवाल क्या है। ये जो है सवाल, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज पर सवाल दिया है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, लिखा है कोई राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से 4375 रुपए और 5 वर्षों में 5103 रुपए हो जाती है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब आपको क्या बताना है, रेट, ठीक है। ध्यान से देखो, बहुत ही आसान सा सवाल है। दिया क्या है कि 4375 रुपए कितने साल में हो जा रहा है, 3 साल में, ठीक है। और वही बताया है कि 5103 रुपए कितने साल में हो जा रहा है, 5 साल में, ठीक है। इन दोनों साल का अंतर कितना होगा, ये 3 साल, ये 5 साल, कितना हो जाएगा, 2 साल, ठीक है, 2 ईयर। समझ में आ रहा है। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरह का सवाल पूछे तो जो भी टाइम का गैप आता है, ठीक है, उतना ही हम क्या कहते हैं, इन दोनों अमाउंट का रूट निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे 2 साल के लिए बात किया है तो हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे 3 साल के लिए बात किया है, गैप अगर 3 साल का आ रहा है, तो यहाँ हम क्या बात करेंगे, क्यूब रूट का, ठीक है। लेकिन आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये दोनों एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो आप अगर 7 से विभाजित करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 625 और ये कितना हो जाएगा 729। आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो यही आपके पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब ये जो दोनों नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इनका ले लेते हैं रूट, और ये भी हो गया रूट। 625 किसका रूट होता है, 25 का। 729 किसका रूट होता है, 27 का, ठीक है। दोनों के बीच में रेशियो ले लीजिए। रेट बताना है तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 2 का अंतर है। किस पे हो रहा है, 25 पर, और प्रतिशत में बताना है तो इंटू 100। 25 का 4 बार में करेंगे तो क्या हो गया, 2 गुणे 4 यानी कि 8% हो गया आंसर। समझ में आए। इसी अप्रोच के साथ आपको इस तरह के सवालों को डील करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ और देखते हैं कि क्या है। अगला सवाल बच्चों ध्यान से देखिए, ठीक है। सवाल दिया है यदि 10 की पावर 2 की पावर 64 बराबर 10 की पावर 0.5x है और 10 की पावर 4.8 बराबर 10 की पावर 1.2y है, और साथ ही साथ x बराबर y की पावर में z है, तो z का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए ये सवाल बेहद इजी है, सर्च इंडिसेस का सवाल है, ठीक है ना। देखो करना कैसे है, सबसे पहले वाले को लेते हैं। क्या दिया बच्चों, 10 की पावर 2 की पावर में 64 है, ठीक है, बराबर क्या है 10 की पावर 0.5x, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 128, ठीक है। 10 की पावर में 128, या इसको मैं 10 की पावर लिखता ही नहीं, आपको पता है कि 10 की पावर रहेगा तो दोनों सेम रहेगा, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली 128 बराबर 0.5x लिख सकता हूँ, बिल्कुल। ये हो जाएगा 5/10 यानी कि 1/2, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 128 इंटू 2 मतलब 256। x का मान आ गया 256, समझ में आ रहा है। अब उसी तरीके से y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। 10 की पावर क्या दिया बच्चों 4.8 बराबर 10 की पावर 1.2y, ठीक है। दोनों का दोनों अपना क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। 1.2y बराबर 4.8 मतलब y का वैल्यू डायरेक्टली कितना हो जाएगा 4। x का मान आ गया 256, y का मान हो गया 4। एक और इंफॉर्मेशन दिया है कि x बराबर y की पावर z। तीसरा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, मतलब x बराबर, मतलब x हो गया 256 बराबर y की पावर z मतलब 4 की पावर z। तो सीधा सीधा आपको पता है कि 256 को हम और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4 की पावर में 4। समझ में आया है, बराबर 4 की पावर z। दोनों का दोनों बेस सेम है, मतलब आंसर क्या हो गया z बराबर 4। क्लियर है। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, ये सब जो भी सवाल पूछ रहा है, जिस भी तरह का सवाल पूछ रहा है, 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं अच्छी है तो ही आपको दिक्कत होगा। ये सवाल ऐसे नहीं है कि जिसमें आप फंस जाएं, ठीक है। डेसिमल में दे रहा है कि ताकि थोड़ा देखने में डरावना लगे, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है, आप आसानी से इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन था। देखते हैं कि अगला सवाल क्या है, ठीक है। नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के आखिरी सवाल पे, ठीक है। एमपी पटवारी के मैथ सीरीज का आज का सेशन का ये आखिरी सवाल है।
तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो सवाल है ये आपका इंटरेस्ट के ऊपर दिया है, साधारण ब्याज के ऊपर। जब भी बच्चों सवाल में कभी भी ये चीज ना दिया रहा करे कि वह साधारण ब्याज है कि चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब इधर इट इज अ सिंपल इंटरेस्ट और अ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमेशा हम साधारण ब्याज लेके ही चलेंगे, जैसा कि ये सवाल है, ठीक है। जैसा कि दिया है 32,000 रुपए की राशि को 3 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है, ठीक। पहले वर्ष 9.09% की दर से, दूसरे वर्ष 12.5% की दर से और तीसरे वर्ष 6 से ही 2/3% की दर से दिया जाता है, ठीक। तो बोला है तो 3 वर्षों के अंत में कितना ब्याज होगा। जब भी इस तरह का सवाल आए हमेशा याद रखिए करना कैसे है। आप देख पा रहे हैं आपके पास 3 तरह के प्रतिशत दिए हुए, 1, 2 और 3, ठीक है। पहले साल में, दूसरे साल में और तीसरे साल में, ठीक है। सबसे पहली बात आप ये याद रखे रहिए, 9.09% अगर ये लिखा है तो इसका मतलब होता है 1/11। अगर आप इसको फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 12.5%। अगर आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों, 1/8। क्लियर है। और उसी तरीके से 6 से ही 2/3% का अगर आप मान निकालेंगे तो ये आएगा 1/15। अब एक और चीज आपको पता होगा कि ये जो रेट होता है जब इसको हम भिन्न में करते हैं तो नीचे वाला हमेशा हमारा क्या होता है, मूलधन, और ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज। 1 साल का ब्याज मतलब ब्याज, ठीक है। तो देखो अब सवाल पूरा हो गया, खत्म। करना क्या है, अपने को 3 साल के अंत में कितना ब्याज होगा ये बताना है, ठीक है। तो देखो कितना अमाउंट है, 32,000, ठीक है। कितना है रेशियो, पहले साल का क्या है 9.09%, मतलब 1/11, ठीक है। लेकिन 1/11 नहीं लिखना है आपको, 11 हो गया मूलधन और 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 12। आपको ऐसे लिखना है, ठीक। उसी तरीके से 1/8 में 8 नीचे और 8 प्लस 1 क्या हो गया, 9। ठीक उसी तरीके से 1/15 में 15 नीचे और ऊपर में क्या हो जाएगा, 15 प्लस 1 16। इस पूरे चीज को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो होगा 3 साल के अंत में मिलने वाला ब्याज। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, ठीक है। प्रतिशत का ये अगर आपको नहीं समझ में आया हो, हालांकि मैंने इसका डायरेक्ट वैल्यू बता दिया, लेकिन अगर फिर भी आपको समझ में ना आया हो तो इसकी पूरा एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरे वीडियो में है, अगर आप बोलेंगे तो उसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी ये रहा इसका कॉन्सेप्ट, अमाउंट है, नीचे प्रिंसिपल एज इट इज रहने देना है, ऊपर में ब्याज को जोड़ करके लिख देना है, और जो भी आप कैलकुलेट करेंगे आपको फाइनल आंसर होगा, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हमारे सवालों की सीरीज यही तक थी। आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आपका आने वाली शिफ्ट में जो भी एग्जाम है तो प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि आपको सीरीज कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन पे और कुछ नए सवालों के साथ जो कि एमपी पटवारी में पूछे गए हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।